किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा में पानीपत में। यहाँ भी हम कृषि विज्ञान केंद्र पानीपत ऑफिस है वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान कृषि विज्ञान केंद्र पानीपत के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, हेड हैं और प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी हैं सर डॉक्टर सतपाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम बात करेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से कृषि क्षेत्र में किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। मेरा जो आपसे पहला सवाल है, जो कृषि विज्ञान केंद्र पानीपत है वो किस तरीके से किसानों को सशक्त करने का काम कर रहा है? इमरान जी, अगर कृषि विज्ञान केंद्र पानीपत के बारे में बात करें तो 1994 में इस कृषि विज्ञान केंद्र का गठन हुआ था जी। तो ICAR फंडेड कृषि विज्ञान केंद्र है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का है और प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी हमारे जो वाइस चांसलर साहब है तो उनके मार्गदर्शन में काफी अच्छा काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत जिले में धान गेहूं फसल चक्कर है और धान गेहूं फसल चक्कर में कृषि विज्ञान केंद्र की लगातार कोशिश है कि किस तरह फसल विविधीकरण करके दूसरी फसलों को प्रमोट किया जाए। तो उसको भी लेकर हमारे फसल विविधीकरण को भी लेकर कृषि विज्ञान केंद्र के लगातार प्रयास रहे हैं। इसके साथ साथ कोशिश ये भी रही है कि किस तरह हम धान गेहूं फसल चक्कर में इसी फसल चक्र में हम विविधीकरण करें। विविधीकरण का यहाँ मेरा अभिप्राय ये है कि जिस तरह हमारी काफ़ी वैरायटियाँ ऐसी हैं जिसका पकने का समय थोड़ा ज़्यादा है। जिस तरह मैं एक छोटा उदाहरण आपको दूं तो हमारे यहाँ पहले CSR 30 का काफ़ी एरिया था। पूसा बासमती 11-21 तो बाद में आई है। 30 नंबर का काफ़ी एरिया था। HBC 19 का एरिया था। 370 है त्रावड़ी बासमती। काफ़ी वैरायटियाँ ऐसी थी जो सीड टू सीड लगभग 150 दिन का टाइम लेती थी। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास भी रहे हैं और अलग अलग पूसा ने भी काफ़ी वैरायटियाँ दी हैं। तो हमारे जो पानीपत जिले के किसान हैं, एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि लगातार हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, वो छोटी अवधि की किस्मों पर आए हैं। छोटी अवधि की जिसमें पूसा बासमती अपनी 11-21 है, पूसा बासमती 1509 उससे भी कम समय लेती है, पूसा बासमती 1692 आई है। एक हमारे विश्वविद्यालय की अभी पिछले साल एक वैरायटी रिलीज हुई है HKR 49, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। तो वो एक उसकी अगर अवधि देखें तो लगभग 125-127 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो कोशिश ये है कि जो छोटी अवधि की किस्में हैं उनके प्रति किसानों को जागरूक किया जाए, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि जो दोनों ऐसी फसलें हैं कि इसमें पानी का दोहन काफ़ी मात्रा में होता है। तो प्रयास ये है कि किसानों को जागरूक किया जाए किस तरह हम पानी का कम से कम प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। तो इसमें सब्जियों का भी है और धान में छोटी अवधि की किस्मों को लगातार कृषि विज्ञान केंद्र प्रमोट करता रहा है। सर आपने एक बड़ी बात ये कही है कि जो वाटर कंजर्वेशन है, पानी कम से कम सिंचाई में उपयोग हो, ये जो चीज़ है, धान एक ऐसी फसल है क्योंकि ये पूरा बेल्ट भी धान और गेहूं का है। अभी गेहूं तो कट चुका है तो धान अब लगने वाला है, जो अब सीजन आएगा उसमें धान लगेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मतलब शुरुआती बुआई के टाइम से जब नर्सरी लगाई जाती है, क्या क्या वो तरीके हैं जिससे धान में पानी का कम से कम उपयोग करके अच्छी पैदावार ली जा सके? इमरान जी, इसमें काफ़ी तकनीकें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके काफ़ी मात्रा में पानी बचा सकते हैं। सबसे पहले तो धान की सीधी बिजाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें काफ़ी मात्रा में पानी की बचत होती है। और जब आप धान की सीधी बिजाई पर जाओगे तो उसमें उससे पहले भी आता है कि लेजर लैंड लेवलर द्वारा आपका खेत समतल होना चाहिए। अगर आपका खेत समतल होगा तो उसमें आपका 20 से 25% आपका पानी की बचत होगी। और पानी के साथ साथ जिस तरह भी आपने देखा होगा पूरे भारत देश में बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर को लेकर, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को लेकर भारत सरकार ने पूरा अभियान चलाया है। तो अगर लेजर लैंड लेवलर द्वारा एक आपका खेत समतल होगा तो उसमें जितने भी आप न्यूट्रिएंट डालोगे तो उसका भी आपको पौधे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, जमाव भी अच्छा आएगा। तो इसमें लेजर लैंड लेवलर का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है पानी बचाने में। दूसरा मैंने अभी आपको बताया धान की सीधी बिजाई। धान की सीधी बिजाई भी काफ़ी अच्छी तकनीक है। इसमें काफ़ी मात्रा में पानी की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, आपकी बिजली इसमें बचेगी और
एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम धान को ट्रांसप्लांट करते हैं, धान की रोपाई करते हैं, तो काफी मात्रा में रोपित धान में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और मीथेन गैस का उससे वायु प्रदूषित होती है। तो इसमें मीथेन गैस का भी उत्सर्जन कम होगा, हमारी की मिट्टी की भौतिक गुणों में सुधार आएगा। तो धान की सीधी बिजाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें काफी पानी की बचत होती है और इसमें आगे वैरायटी है तो काफी, जिसको हम उगाकर काफी मात्रा में पानी बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये जो धान की सीधी बिजाई है जिसको हम DSR कहते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, जो तकनीक है जो सर ने बताया, ये काफ़ी प्रचलित है। सर, इसको लेके मेरा आपसे सवाल ये है, क्या जो उत्पादन है धान का उस पर कितना प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है? मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो नर्सरी तैयार करके धान लगाया जाता है, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो? इमरान जी, धान की सीधी बिजाई की बात करें तो कोई ये नहीं कह सकते कोई नई तकनीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी धान की सीधी बिजाई करते थे जी। उसमें थोड़ा सीड रेट ज़्यादा होता था। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने काफ़ी शोध किए हैं और शोध में ये निकल गया सीड रेट भी काफ़ी मात्रा में हमारा कम हुआ है। जहाँ तक पैदावार की बात है, पैदावार अगर हम कहें तो कुछ हमारे किसान ऐसे हैं कि धान की सीधी बिजाई वाले खेत में पैदावार उसकी ज़्यादा हुई है जी। तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं कि पैदावार, कई बार किसान भाई बगैर जानकारी के या बगैर प्रशिक्षण कार्यक्रम अटेंड किए ये धान की सीधी बिजाई कर लेता है, तो उसमें कई बार ये होता है कि उसकी पैदावार में गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है इसमें प्रशिक्षण लेना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें आपने वैरायटी भी देखनी पड़ेगी, कौन सी वैरायटी धान की सीधी बिजाई के लिए सबसे उत्तम वैरायटी है, तो बिजाई का समय भी आपने देखना है। तो काफ़ी ऐसी संचय क्रियाएँ हैं जिन पे आपने विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर विशेष ध्यान रखोगे तो आपका अगर मैनेजमेंट अच्छी होगा, प्रबंधन अच्छा होगा, तो आपकी पैदावार उससे जो रोपित धान है, रोपित धान से भी आपकी ज़्यादा निकल सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सलाह सर आपने दी है। जो हमारे धान की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए सर ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है और तकनीकी का भी जिक्र किया। सर, और किन बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए अभी धान की बुआई के टाइम, और ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वो उनकी लागत में कमी आए, या फिर यूँ कहें कि उनका जो लेबर का कॉस्ट है वो बच जाए? इमरान जी, मैं किसान भाइयों को नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अब धान की सीजन अभी आगे शुरू होगा, तो सबसे पहले तो आपने खेत का समतलीकरण करवाना बहुत ही ज़रूरी है। खाली टाइम है, आपका खेत का समतलीकरण कराइए। साथ के साथ आपने मिट्टी की जांच करानी है। मिट्टी की जांच में हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, और जिन पोषक तत्वों की कमी होगी तो उसी हिसाब से अगर हम पोषक तत्वों पौधे को देंगे तो आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। और जो हम अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, जिस तरह काफ़ी मात्रा में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन लागत आपकी बढ़ती है, तो उत्पादन लागत में भी आपकी कमी आएगी। तो मेरा सुझाव ये है कि सबसे पहले आप मिट्टी जांच पर जाइए। आप मिट्टी जांच के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, हमारे यहाँ लैब है। आप NFL पानीपत में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की भी मिट्टी जांच के लिए लैब है। तो किसान भाई से निवेदन है कि मिट्टी जांच कराइए, खेत का समतलीकरण कराइए। उसके बाद किसान भाइयों, मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी जो किस्म आप धान की लगाना चाहते हो उसको सोच समझ कर आपने चयन करना चाहिए। अगर मैं धान की सीधी बिजाई की बात करूं तो हमारे पानीपत जिले में कुछ किसान भाई पूसा बासमती 1979 की बिजाई करते हैं, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, और दूसरी 1985। ये पूसा बासमती 1985 हर्बिसाइड टॉलरेंट, दो वैरायटी हमारे पूसा इंस्टीट्यूट ने दी है। तो इनकी खासियत ये है कि कई बार धान की सीधी बिजाई में समस्या आती थी मुड्डी जीरी की, तो मुड्डी जीरी की एक मेजर समस्या थी। इससे छुटकारा पाने के लिए दो वैरायटियों को निजात किया गया है। इनकी पैदावार भी अच्छी है। जो पूसा बासमती 1985 HT है, ये पूसा बासमती 1509 का वर्जन है। कम समय में आपकी पक्के तैयार हो जाएगी और धान की सीधी बिजाई के लिए इसको सिफारिश की गई है। और जो दूसरी पूसा बासमती 1979 HT है, ये पूसा बासमती 1121 का वर्जन है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप धान की सीधी बिजाई करते हो तो एक तो आपने प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण के साथ साथ आपने देखना है कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी सूट करती है। तो अगर उस हिसाब से करोगे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ इमरान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बीज उपचार अवश्य करना है। बीज उपचार से पहले किसान भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि बीज का शुद्धिकरण आपने अवश्य करना।
बीज के शुद्धिकरण से मेरा अभिप्राय ये है कि जब आप धान की पनीरी की तैयारी करोगे तो आपने एक नमक का घोल बनाना है। 10 लीटर पानी में 1 किलो आप सादा नमक डालिए जी। उसका अच्छी तरह घोल तैयार करने के बाद 2-2 किलो बीज उसमें आप डालो। हल्का बीज ऊपर आएगा उसको बाहर निकाल दो, भारी बीज नीचे बैठ जाएगा, उसको आप साइड में रख के उसको कई बार साफ पानी से धोना है ताकि उस पर नमक का अंश नहीं रहे। कई बार नमक का अंश रह जाता है तो आपके जर्मिनेशन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपने बीज का इसी प्रक्रिया द्वारा शुद्धिकरण करना है और शुद्धिकरण करने के बाद आपने बीज उपचार अवश्य करना है। बीज उपचार के लिए हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की दवाई सिफारिश की गई है कि कार्बनडाजिम का प्रयोग कर सकते हो जी, और एक स्टेप्टोसाइक्लिन, 2 दवाइयां हैं। तो 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपने कार्बनडाजिम लेनी है और एक स्टेप्टोसाइक्लिन, आपने नाम भी सुना होगा, 6 ग्राम की पुड़ी आती है तो उसका प्रयोग करना है। तो अगर मैं 10 किलो बीज की बात करूं तो 10 किलो बीज के लिए आपने 10 लीटर पानी लेना है। 10 लीटर पानी में 10 ग्राम कार्बनडाजिम और 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, उसका आपने घोल तैयार करना है और धीरे धीरे जो आपका बीज है 8 से 10 किलो उसमें डालना है। उसको 24 घंटे तक आपने भिगोना है और उसके बाद आपने उसको निकालना है। तो इसका उसके बाद आप निकालने के बाद उसमें अंकुर होना शुरू होगा। उसके बाद आप उसमें अगर आपने पनीरी तैयार करनी है, पौध बोनी है तो पौध की बिजाई कर सकते हैं। अगर आप धान की सीधी बिजाई करना चाहते हो तो 24 घंटे निकालने के बाद आपने उसको छाया में सुखाना है और सुखाने के बाद वो फिर आप उसकी मशीन से बिजाई कर सकते हो जी। तो बीज उपचार आपने अवश्य करना है। बीज उपचार आपने सुना होगा कि बकाने बीमारी हमारे एरिया में भी आ जाती है। बकाने बीमारी ज्यादा होती है। इसमें आपने देखा होगा जो स्वस्थ पौधे के अपेक्षा जो बीमारित पौधा है वो उसका कद लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है और उसके तने का निचले हिस्से में देखो जो नीचे वाली गांठ है वहां से जड़ निकलना शुरू हो जाती है और कई बार गुलाबी रंग की और सफेद रंग की फफूंद भी आपको दिखाई देगी। तो अगर किसान भाई बीज उपचार करते हैं तो बकाने रोग से भी छुटकारा मिलेगा। आपकी कई बार ब्लास्ट भी आ जाती है तो कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और सीधा छुटकारा मिलने से सीधा आपका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि आप जो स्प्रे करते हो तो उस पर खर्चा तो होता ही है। तो ये विशेष कुछ बिंदु हैं, किसान भाइयों ने इन पर अमल करना चाहिए। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आएगी, किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं किसान भाई आपको बता दूं जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सतपाल जी ने जो जानकारी दी है बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है। अक्सर किसानों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो सर ने जो बताया किसान भाई उस पर अमल करके एक अच्छा उत्पादन धान का ले सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।